मिसेस रमा राठी जी, आपको मेरा नमस्कार। अगर आप यहाँ हैं तो अपना वीडियो ऑन करें और 2 शब्द कहें, ताकि उसके बाद फिर हम ये हमारी जो आज का टॉपिक है कि यूट्राइन कैंसर को हम कैसे रोक सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मिसेस रमा राठी है यहाँ पे? हाँ जी, डॉक्टर रमा जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारी मीटिंग में सब निकाल कर आए हैं। और जितनी भी हमारी सभी बहनें सुन रही हैं, उन सभी बहनों को रमा राठी की प्यार भरी नमस्कार। डॉक्टर जोशी का जितना भी हम इनके बारे में बताएं उतना ही कम है। ये बहुत डेडिकेटेड गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और ये रोबोटिक्स सर्जरी में बहुत माहिर हैं। 2 डिकेड से ये सर्जरी कर रही हैं और इनके अवार्ड की बात करें तो इन्होंने काफी अवार्ड भी लिए हैं और 6 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये 6 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। एक तरह से अगर एक लाइन में अगर इनकी बात कहूं तो वो पूरी नहीं हो सकती किसी भी तरह से, क्योंकि जो इंसान सफलता की ऊंचाइयों पर होगा तो निश्चित ही उसने मेहनत की इतनी लंबी सीढ़ियां चढ़ी होंगी। तो ये सीढ़ियां मेहनत की इतनी लंबी आपने चढ़ी हैं, तभी इतने सारे टाइम पे इतना सारा टाइम आपने लगाया है और ये सफलता हासिल की है। और हम सब आज आपसे जुड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है और हमारी बहनों का सौभाग्य है कि आज आप सबके साथ हम ये मीटिंग कर रहे हैं और बहुत कुछ आज आपसे हम यहाँ सीख के जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी को मेरा प्रणाम। और अभी हम आज जो बात कर रहे हैं, यूट्राइन कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। जनरली कैंसर का नाम आते ही या कैंसर का डायग्नोसिस होते ही हम सबको ऐसा लगता है कि किसी न किसी तरह से कोई ऐसी आपदा आ गई है और वो सॉल्व नहीं हो सकती। ऐसा क्यों है? क्या हमने कभी सोचा है इस बारे में? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर जो डायग्नोसिस होता है कैंसर का, वो बहुत ही एडवांस स्टेज में होता है। और जब एडवांस स्टेज में होता है तो उसमें सफल इलाज जो है वो संभव नहीं हो पाता। पेशेंट काफी सफर करता है और जब पेशेंट सफर करता है, उसकी पूरी फैमिली सफर करती है, उसके सारे फ्रेंड्स एंड पूरी सोसाइटी इन अ वे सफर करती है। तो आज भी हमारे देश में करीब 70% केसेस ऐसे हैं जो स्टेज 3 और स्टेज 4 में डायग्नोज होते हैं, जहां पे कि सफल इलाज की संभावना या अगर हम कहें पूरी तरह से ठीक होने की संभावना चली जाती है। पर कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनको हम किसी हद तक रोकने से बच सकते हैं और साथ में अगर शुरुआत में उसका डायग्नोसिस हो जाता है, पूरी तरह से ठीक होने की संभावना 90, 95, 98% होती है। तो आवश्यकता है कि हम सब लोग इसके बारे में जानें और अवेयर हो, और खास तौर पे महिलाओं की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है, क्योंकि महिलाएं केवल अपना ही ध्यान नहीं रखती, पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं। पूरे परिवार का ध्यान तभी ज्यादा अच्छे तरीके से रखा जा सकता है जब वो खुद अपना ध्यान रखें, अपने आप को इग्नोर नहीं करें। और अब काफी अच्छा लगता है ये सोच के समझ के, जब कई महिलाएं हमारे पास ओपीडी में आती हैं और पूछती हैं, डॉक्टर साहब क्या हम इस कैंसर से बच सकते हैं? क्या हम अपना जांच अपना जो भी जांच है रेगुलर, हर महिला अपनी जांच करवा सकती है ताकि पता चल जाए कि किसी तरह से कैंसर की शुरुआत तो नहीं है? ये सब अब सुनने को मिल रहा है जब हमने करीब 20 साल लगाए हैं इस अवेयरनेस प्रोग्राम में, जबकि महिलाओं को ताकि पता चले कि कौन से ऐसे कैंसर्स हैं जिनको हम पूरी तरह से रोक सकते हैं और कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे यूट्राइन कैंसर की, यानी यूट्रस का कैंसर। इसका ये नवीन ये इसका आगे वो क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, ओके, फाइन, आई गॉट इट नाउ। यस, अगर हम देखें, यूट्राइन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि वेस्टर्न विमेन में होता है, मतलब
जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में यूट्राइन कैंसर सबसे ज्यादा होता है। और इंडिया में भी अब क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस आते जा रहे हैं, हम जो है वो वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, और वेस्टर्नाइजेशन के साथ साथ जो है वो यूट्राइन कैंसर इंडिया में बढ़ रहा है। जो पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज होती हैं, जो ये देखती हैं कि हमारी पॉपुलेशन में इस कैंसर का क्या ट्रेंड है, कौन सा कैंसर कम हो रहा है, कौन सा कैंसर ज्यादा हो रहा है, तो हमारी जितनी भी पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज हैं कंट्री में, वो सभी दिखा रही हैं कि ये सारा कैंसर जो है वो यूट्राइन कैंसर बढ़ता जा रहा है। जो काफी पहले कम था वो अब आगे बढ़ता जा रहा है, और ये हमारे लिए चिंता का विषय हो जाता है कि अगर बढ़ रहा है तो हम इस लड़ाई में कैसे लड़ें और इससे कैसे जीतें। तो जो चीज हम कर सकते हैं, जो चीज हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके बारे में अगर जाने, और अगर है तो भी अर्ली डायग्नोसिस करके अगर पूरी तरह से उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तो हम इस कैंसर से जीत सकते हैं। और जब हमें ये पता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, क्योंकि यूट्राइन कैंसर पे बहुत ज्यादातर महिलाएं इसके बारे में नहीं जानती, सर्वाइकल कैंसर के बारे में सब जानते हैं। और अगर मैं आप लोगों से भी पूछूं, हाँ सर्वाइकल कैंसर में एक वैक्सीन है, क्योंकि ये एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है उससे होता है, और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो वैक्सीन है वो काफी अच्छी तरह से पॉपुलर हो चुका है। हम सभी जानते हैं कि हाँ अगर हम HPV वैक्सीन देते हैं यंग गर्ल्स को, तो हम इस कैंसर को होने से 80% से ज्यादा बचा सकते हैं। तो जब ये स्थिति है सर्वाइकल कैंसर की, जो कि महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर था, वो आज दूसरा महिलाओं का कॉमन कैंसर है हमारी कंट्री में। पर अब जो यूट्राइन कैंसर है उसके बारे में ज्यादातर महिलाओं को नहीं पता। यूट्राइन कैंसर अलग तरीके से बिहेव करता है, इसके रिस्क फैक्टर्स बिल्कुल अलग होते हैं, सर्वाइकल कैंसर के रिस्क फैक्टर्स बिल्कुल अलग होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये आफ्लुएंट विमेन, मतलब आफ्लुएंट सोसाइटी का एक कैंसर है। ये जनरली उन महिलाओं को में मिलता है या देखा जाता है या रिस्क बढ़ा हुआ होता है, वो महिलाएं जो ओबीज हैं, जिनका ओवरवेट है, और वो महिलाएं हैं जिनमें लो पैरिटी, मतलब जिनके ये बच्चे या तो नहीं है इनफर्टिलिटी की वजह से, या दे डिड नॉट वांट एनी चिल्ड्रन, तो उसकी वजह से लो पैरिटी, यानी प्रेगनेंसी जो है ये इसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। ब्रेस्ट फीडिंग एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। अगर चिल्ड्रन नहीं है या कोई चाइल्ड बियरिंग नहीं है तो इसका रिस्क बढ़ जाता है, जैसे लो पैरिटी जिसको बोलते हैं, लो पैरिटी। और जनरली ये जो डिजीज है ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में दिखाई पड़ती है। पोस्ट मेनोपॉजल जब महीना आना बंद हो जाता है, माहवारी जब बंद हो जाती है, मेनोपॉज आ जाता है, तो ये कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये यंग विमेन में नहीं होता, ये यंग विमेन में भी होता है। उसके रिस्क फैक्टर्स अलग होते हैं, और उन महिलाओं में ज्यादा होता है जिसमें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। अभी हम बात करेंगे कि कितने टाइम्स बढ़ जाता है अगर कोई डायबिटिक है तो, और जिसका कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है यानी हाइपरटेंशन है तो। इसका मतलब अगर इनमें से किसी भी फैक्टर किसी भी महिला में है तो उसको ज्यादा ऑब्जर्वेंट रहना है कि हाँ हमारे में रिस्क फैक्टर्स हैं, हम किस तरह से अपनी ये जो प्रॉब्लम है उसको आने से बचा सकते हैं, और हमें क्या करना चाहिए जो हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में है लाइफस्टाइल चेंज। क्या हम लाइफस्टाइल चेंज से इस कैंसर को कम कर सकते हैं? दूसरे इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स का मतलब ये है जिसमें फैमिली में जो कैंसर्स होते हैं, फैमिली में कैंसर, जैसे किसी को भी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर हुआ या किसी को कोलन कैंसर हुआ यानी बड़ी आंत का कैंसर हुआ, जरूरी नहीं है महिला में ही हो, वो किसी अपने फैमिली मेल फैमिली मेंबर में भी अगर है, कोलन कैंसर मेल फैमिली मेंबर में हो सकता है, प्रोस्टेट का कैंसर मेल फैमिली मेंबर में हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को ही नहीं, बहुत रेयरली पुरुषों में हो सकता है। तो जब भी इस तरह के कैंसर्स की
हिस्ट्री होती है, यानी हमें समझ जाना चाहिए कि किसी न किसी तरह से बेल रिंग कर रही है कि हाँ, हमारा रिस्क जो है वो इंटरनेट कनेक्शन इज द प्रॉब्लम. नवीन, जस्ट अ मिनट, जस्ट आई थिंक एम आई ऑडिबल? आप कंटिन्यूस करिए मैम. ओके, बिल्कुल. या ठीक है. तो इस सिचुएशन में फिर हमें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है, तो बेटर है हम इन सब चीजों के बारे में जानें और फिर आगे समझ करके सही कदम उठाएं कि कैसे हो सकता है. नाउ ये मैंने आपको बताने के लिए, आई थिंक आप लोगों को सबको मालूम होगा, जो भी गर्भाशय है वो एक पेल्विस होती है, उसके अंदर की तरफ होता है, और ये गर्भाशय है, ये गर्भाशय का मुंह है, यानी इसका जो लोअर एंड होता है, जिसको कि हम जब चेकअप करते हैं तो यहाँ से देख पाते हैं, और यहीं से हम टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं पेप टेस्ट. पेप टेस्ट के बारे में आपने सुना होगा. पेप टेस्ट क्योंकि ये जो सर्विक्स है यहाँ से लिया जाता है, यानी इसकी सरफेस के ऊपर से जब हम सेल्स लेकर के यानी वाइप करते हैं, और उन सेल्स को जब हम स्लाइड पे लेते हैं और देखते हैं माइक्रोस्कोप में कि हाँ, ये किस तरह के सेल्स हैं, ये कैंसर सेल्स हैं कि नॉर्मल सेल्स हैं, तो पता लगता है कि कैंसर है या प्री कैंसरस कंडीशन है या नॉर्मल है. इसलिए ये एक हिस्सा बन चुका है वेल विमेन क्लिनिक का, और हर महिला को जब अपनी जांच करवानी होती है तो एक पेप टेस्ट जो है वो यूजुअली करवाना होता है. ये जो हिस्सा है, जो गर्भाशय के मुंह के ऊपर का हिस्सा है गर्भाशय का, इसको बोलते हैं गर्भाशय, और यहाँ पे जब कैंसर उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं गर्भाशय का कैंसर. यानी कैंसर जब जिस ऑर्गन में उत्पन्न होता है या शुरुआत करता है उसको वहां का कैंसर बोलते हैं. तो जो यूट्रस का कैंसर है, इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं सर्विक्स के रिस्क फैक्टर्स की अपेक्षा में. यानी सर्विक्स का जो कैंसर होता है उन महिलाओं को होता है जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं, जिनको ज्यादा नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज होती हैं, जिनका HPV इन्फेक्शन यानी एक तरह से वायरल इन्फेक्शन उसका कारण है. पर ये जो है यूट्राइन कैंसर का कारण नहीं है. यूट्राइन कैंसर उनको होता है जिनके बच्चे नहीं होते, उनको होता है जिनमें बेसिकली महीना जो है वो लंबे टाइम तक आता रहता है. अर्ली मिनार्की यानी जल्दी शुरुआत हो जाती है महीने की, 12 साल से पहले 11 साल में शुरुआत हो गई अगर पीरियड्स की, और महीना 53 ईयर्स के बाद तक चलता जा रहा है. यानी कि कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर है कि ये यूट्राइन कैंसर में परिवर्तित आगे जाके हो सकता है. इस तरह से इसके रिस्क फैक्टर्स भी अलग होते हैं. जो भी यूट्राइन कैंसर है ये जो है ओवरीज होती हैं, और ये फेलोपियन ट्यूब, यानी ये पूरा तरह से गर्भाशय है, और ये वेजाइना यानी यहाँ का कैंसर हो सकता है. जो फैक्टर सर्विक्स के कैंसर को में रिस्क बढ़ाते हैं वो फैक्टर्स वेजाइना के कैंसर का बाहर के हिस्से का वल्व भी होता है. तो आज हम यहाँ पे सीमित हैं, यानी यूट्रस का कैंसर जो है उसके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं. पर अगर किसी का कोई भी सवाल होता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग पूछ सकते हैं जो भी पूछना चाहें. जैसा मैंने बताया कि कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्क बढ़ाते हैं. अब कौन सा फैक्टर कितना रिस्क बढ़ाता है, ये हमारा बेसिकली ये जो भी है हमारे यूरोपियन गायनेकोलॉजिकल कैंसर सोसाइटीज एंड जो वेस्टर्न गायनेकोलॉजिकल कैंसर सोसाइटीज, उसका एक एनल्स ऑफ ऑन्कोलॉजी का दिस इज अ लिटरेचर यू कैन से पब्लिकेशन. इसमें जब जो ओबीज होती हैं उसमें डबल हो जाता है कैंसर. तो इसलिए आपने सुना होगा लाइफस्टाइल, अगर ओबेसिटी को कम करोगे तो कैंसर आधा जाएगा में है, और उसको समय की जरूरत है. जब तक हम इस अपने आप अंदर महसूस नहीं करेंगे तो हम किसी तरह से ओबेसिटी नहीं बढ़ा सकते. आज कई महिलाएं आती हैं जो बहुत ही मॉर्बिडली ओबीज हैं. वो सोचती हैं कि हाँ हम कम खाते हैं, पर फिर भी ये ओबेसिटी खाते ही नहीं है कुछ, फिर भी हमारा वेट जो है वो कम ही नहीं होता. हम कुछ भी कर रहे हैं तो भी कम नहीं होता.
तो बेसिकली पर जो कम करना चाहती हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि उनको जो एडवाइस मिलती है उसके हिसाब से डेफिनेटली काम करती हैं और अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती हैं कि हमें ओबेसिटी को कम करना है। ओबेसिटी को हम कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। वो महिलाएं जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है या जिनका जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जब भी ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ जाते हैं। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ये ऑलमोस्ट नियर डबल करती हैं ये रिस्क। डायबिटीज मेलाइटिस दूसरा एक प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कि आजकल डायबिटीज की प्रॉब्लम बढ़ रही है, आजकल ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ रही है। जब ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ रही है, डायबिटीज की प्रॉब्लम बढ़ रही है, डबल होना ही है इंसिडेंस। तो इन सब चीजों को सोच के ऐसा लग रहा है अगर ओबेसिटी को हटा दिया जाए, ब्लड प्रेशर डायबिटीज को कंट्रोल कर दिया जाए, जो कि एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं, तो हम इस डिजीज का जो रिस्क है वो आधा कर सकते हैं। जो यंग विमेन हैं या जो यंग गर्ल्स हैं जिसमें कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पीसीओडी आपने सुना होगा, बहुत सारी यंग गर्ल्स आती हैं कि हमें पीसीओडी है। पीसीओडी है तो उसमें रिस्क जो है 3 गुना बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उनमें ओव्यूलेशन नहीं होता तो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स बहुत ज्यादा बनता है, जो कि नॉर्मली जिसमें ओव्यूलेशन होता है सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में प्रोजेस्ट्रॉन भी आ जाता है, जो ईस्ट्रोजन का जो कैंसर बनने का जो इफेक्ट है उसको फॉल कर देता है। तो इस तरह से यंग गर्ल्स में भी मैंने देखा है, और इन माय एक्सपीरियंस आई हैव डायग्नोज्ड यूट्राइन कैंसर इन वेरी यंग गर्ल्स इन द एज ऑफ 20 years, क्योंकि मे बी जब से उनको पीरियड शुरू उनको प्रॉब्लम थी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की, जो कि बेसिकली ये कह सकते हैं अनअटेंडेड गई, और जिसकी वजह से जो कैंसर बन के जो चेंजेस हैं वो आते रहते हैं। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, और वो यंग गर्ल सोचती है कि मेरे को पीरियड्स में प्रॉब्लम है, और इन चीजों को हम सीरियसली नहीं लेते, तो दैट इज रॉन्ग। किसी तरह की भी अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, उसमें बेहतर है कि हम अपनी जांच करवा लें और ये पता कर लें कि ऐसा क्यों है, तो हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करें, और इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम ट्रीट कर सकते हैं ताकि ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये नहीं हो। जब महिलाओं का पीरियड बंद हो जाता है यानी मेनोपॉज होता है, तो कुछ महिलाएं सोचती हैं कि अगर हम ईस्ट्रोजन हार्मोन्स ले लेंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी। जब क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी और वो ईस्ट्रोजन लेना शुरू कर देती हैं, अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन, ये वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलता था, जिसकी वजह से वहां पे यूट्राइन कैंसर की रिस्क और ज्यादा बढ़ गई। तो उन लोगों ने इस चीज पे ध्यान दिया है, और एक्चुअली सुपरवाइज तरीके से किसी भी तरह का हार्मोनल ट्रीटमेंट ये मेनोपॉज के बाद में कभी भी नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सुपरवाइज तरीके से अगर लेते हैं तो उसमें ड्रग्स की चॉइस भी होती है, और इस तरह की जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज को चूज किया जाता है कि जिसके की साइड इफेक्ट्स नहीं हो, स्पेशली रिस्क उससे मिनिमाइज की जा सकती है जहां पे आवश्यकता है उस सिचुएशन में। टैमॉक्सिफेन एक ऐसा दवाई है जो जनरली ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रिस्क्राइब होती है, और ये दवाई अगर लंबे टाइम तक ली जाए तो वो यूट्रस का कैंसर बन सकता है, उससे 4-fold इंक्रीज यानी गुना जो है वो यूट्रस का कैंसर उससे मतलब बढ़ जाता है, 4 गुना रिस्क बढ़ जाता है उस तरह की महिलाओं में। जैसा मैंने बताया, उन महिलाओं में जिसमें कि अर्ली मेनार्की है और लेट मेनोपॉज है, वो डबल कर देती है इसको। इसके अलावा वो कैंसर की हिस्ट्री है, सिंड्रोम जैसे बोलते हैं, उसमें यूट्राइन कैंसर होता है, और ये तो 40 to 60% बढ़ा देता है सबसे ज्यादा। तो जिसके भी फैमिली हिस्ट्री है अगर कैंसर की, अब आप अगर पता नहीं कर सकते हैं, नेचुरली आप पता नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट आप अप्रोच कर सकते हैं स्पेशलिस्ट को, ताकि ये पता चल जाए कि आपको का कोई सिंड्रोम या कोई जेनेटिक फैक्टर तो नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह का कोई
तो हेरिडिटरी जो कैंसर होते हैं उसमें हमें डेफिनेटली अगर किसी हिस्ट्री है तो उसको आगे जांच के उसके बारे में पूछना चाहिए कि हाँ इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है और हम इसको कैसे रोक सकते हैं। इसलिए जब हमें मालूम है कि ये ओबेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम क्या स्टेप्स लें जिसकी ये कहा जाता है कि देयर इज अ ओबेसिटी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर 30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक आप कर सकते हैं, जो हमारी एल्डरली लेडी, जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो नहीं कर सकती ब्रिस्क वॉक, पर वो वॉक करें। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। आप अगर 20 मिनट सुबह वॉक कर लेते हैं, 20 मिनट शाम को वॉक कर लेते हैं, कुल मिला के अगर 30 मिनट्स कर लेते हैं दिन में, दैट 30 मिनट्स फॉर द यंग, आई वुड से जो बुजुर्ग नहीं है वो 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करें। दैट इज अ वेरी गुड फिजिकल एक्सरसाइज। ऐसे वॉक नहीं करना है जब 2 जने साथ चल रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग समथिंग, हमारा साथ में वार्तालाप भी चल रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका सारा कंसंट्रेशन आपकी ओन बॉडी पे होना चाहिए, वॉक पे होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक दिस ऑल्सो इज वेरी वेरी इफेक्टिव। उसके साथ में अगर बैलेंस्ड डाइट लें तो भी हमारा ये सारी चीजें जो है वो बैलेंस बनाएंगी और रिस्क जो है वो कम होगा। अब कैसे करना चाहिए और क्या रिस्क, सारी चीजें देखनी है, किस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए, तो ये सारी की सारी है फिजिकल एक्टिविटीज। ऑफ कोर्स आई मीन टू से, इसको देख के ऐसा लगता है कि हम कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी करें, हम कुछ योगा करें, एंड ये जो भी है जिसकी हम लोग सभी इसको बिल्कुल मानते हैं कि जो योगा है इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो रिलैक्सेशन ऑफ द माइंड, दूसरी चीज आपकी जो भी स्पिरिचुअल थिंकिंग अगर साथ में हुई है, पॉजिटिव थॉट्स और बॉडीली एक्सरसाइज, ये सारी चीजें योगा में आपको मिलती हैं, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर यू कैन कंट्रोल, यू कैन ऑल्सो कंट्रोल टू सम एक्सटेंट diabetes, to some extent you can control diabetes, but of course we have to take care of our diet also. इसके लिए बिल्कुल अलग तरीके से बताया गया कि अगर अरेबिक एक्सरसाइजेस करते हैं तो कितनी देर के लिए अरेबिक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। एल्डरली विमेन के लिए, एल्डरली जो भी मेन हैं और विमेन हैं, अभी हम विमेन की बात कर रहे हैं, तो एल्डरली विमेन को कम से कम कितना करीब जो है वो वॉक करना चाहिए। तो half an hour, 20 minutes walk every day to 30 minutes walk every day on an average, that really gives a good, you can say, the physical activity. तो physical activity अगर हम sedentary होंगे तो हमारा weight वैसे ही गेन करेगा। तो ये सारी चीजें अगर हम ध्यान रखते हैं तो किसी एक्सटेंट तक हम रिस्क को कम कर सकते हैं। तो इसी तरह से और हमारी लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें आती हैं जिसको अगर हम सपोज कम करें तो हम इस कैंसर का रिस्क जो है वो कम कर सकते हैं। हेल्दी वेट, जिसकी मैंने अभी आपसे बात की, एवरीबडी हैज टू बी फिजिकली एक्टिव। मतलब सोचिए मत कि ज्यादातर महिलाएं ऐसे भी हमें जनरली जो सुनने में आए पेशेंट से वो ये है कि हम तो पूरे दिन ही काम करते रहते हैं, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो होती रहती है, इसलिए सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो फिजिकल एक्टिविटी है उसका जो स्टाइल है फिजिकल एक्टिविटी का, वो बिल्कुल अलग फिजिकल एक्टिविटी होती है। इसलिए और ज्यादा जरूरत है कि आप प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी फुल कंसंट्रेशन के साथ में करें, योगा करें, ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं आए। और वेट डेफिनेटली आप कम कर सकते हैं अगर आपने डाइट को कंट्रोल कर लिया। डाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये पूछा जाता है कि क्या खाएं हम, क्या खाना चाहिए हमें, डाइट में क्या लेना चाहिए। मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो डाइट में होल ग्रेन्स, हमारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड बीन्स, यहाँ पे जो डायबिटिक है उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्या फ्रूट्स खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। और होल वेजिटेबल्स एंड नेचुरली होल ग्रेन्स जो हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट।
छिलके नहीं उतारें, जहां तक हो सकता है रफेज को बढ़ाएं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बाहर की ये चीजें हैं जो शायद वेस्टर्न कंट्रीज से ही हमारे पास आई हैं, एंड दीज ये जिस तरह के भी फास्ट फूड्स हैं उसको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। These are not the healthy things। और इवन आपने देखा होगा जो बच्चे इनको लाइक करते हैं उनका वो ओवरवेट हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम है वेस्टर्न कंट्रीज की काफी ज्यादा, और ये वेस्ट से ही हमारे पास आया है, और नाउ वी हैव आल्सो बिकम यूज्ड टू इट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस तरह की डाइट को हमें एनकरेज नहीं करना चाहिए, और अगर हम अपने बच्चों में भी इस तरह की आदत शुरू से डालें तो ज्यादा अच्छा है। शुगर जो है विच इज शुगर है और फैट रिच डाइट है वो नहीं लेनी चाहिए, एंड वी शुड रियली कंज्यूम। जो नॉन वेजिटेरियन है वो जनरली पूछते हैं कि हम क्या चीज जो है वो नहीं खाएं जिसकी वजह से हमारा रिस्क जो है वो कम हो जाए। तो हमें जैसे रेड एंड प्रोसेस्ड मीट होता है इसको बिल्कुल हटा देना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। स्मोक्ड चीजें होती हैं, स्मोक्ड सेमन एंड ये इस तरह की जो भी चीजें होती हैं नॉन वेज में वो नहीं चाहिए। इसके अलावा जो भी हमारे शुगरी ड्रिंक्स हैं प्लीज उसको बंद कर दीजिए। शुगर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। कार्बोहाइड्रेट्स जो विमेन जिनमें की ओबेसिटी है, ओवरवेट हैं, अगर वो एक चीज करती हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को कट, तो उससे होता क्या है कि जो एनर्जी है, एनर्जी है ब्रेक डाउन करता है और वेट कम हो जाता है। इसलिए शुगर को कंट्रोल करें, और जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको आप कंट्रोल करें, तो किसी हद तक ओबेसिटी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी, और हमारा रिस्क जो है इन टर्न ऑफ इस तरह की डिजीजेस का कम हो जाएगा। जो महिलाएं अल्कोहल लेती हैं दे शुड नॉट टेक अल्कोहल। अल्कोहल को बिल्कुल लिमिट कर दीजिए। अगर लेते भी हैं तो वन कैन हैव रेड वाइन विच इज वेरी जस्ट वन एक्चुअली वाइन, दिस इज व्हाट इज रिकमेंडेड, and otherwise alcohol should be limited। तो इसके अलावा जो भी आप फूड लेते हैं, इस जो भी unnecessary medications करते हैं वो जब तक आपको पता नहीं हो वो नहीं लेना चाहिए। और टाइमली जो है वो मैरिज एंड देन फिर प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग को एनकरेज करिए। that will prevent not only the breast cancer but will prevent even the uterine cancer। this is very very important। ब्रेस्ट कैंसर भी महिला होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। ये भी वेस्टर्नाइजेशन की ही वजह से बढ़ा है, जो यूट्राइन कैंसर भी वेस्टर्नाइजेशन की वजह से बढ़ रहा है। और व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज वी शुड ऑल्सो नो कि क्या सिम्टम्स अगर ऐसे आए या क्या साइंस आए जिसकी वजह से हमें ये कैंसर कहीं है तो नहीं, ये पता करना बहुत आवश्यक है, ये भी हमें समझने की जरूरत है। तो इन जनरल नटशेल, अगर सपोज डाइट के बारे में मैं अगर आपको बता या डाइट के बारे में जो भी मेन चीज है वो लेंटिल्स पूछते हैं क्या खाएं, तो बेसिकली आई थॉट कि लेट मी पुट सम इम्पोर्टेंट डाइट फैक्टर्स। उसमें आप लेंटिल्स होने चाहिए, you can have garlic actually, and also जो भी dark leafy vegetables होते, colorful आपकी vegetables हैं, जितना कलरफुल है उतने ही ज्यादा आपको प्रॉपर विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं। इन सब में ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है इन सब चीजों का। जैसे रेड कलर जिसमें होता है उसमें लाइकोपीन्स आपको मिलेंगे जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे टोमेटोज आपने देखा, टोमेटोज हम लोग हमेशा काम में लेते हैं, बट what the problem is that we cook everything and then we should take it in the salad form, जहां तक हो सकता है half cooked or salad form, that is very very important, but you have to be very very careful। ये और grapes भी ले सकते हैं, of course you have to avoid grapes, but otherwise colored grapes आप जो आते हैं, these grapes are really very rich in antioxidants। Onions, simple, जो हम हमेशा काम में लेते हैं। Vitamin D supplement is very very important। Vitamin D आपको supplement करना पड़ेगा, और what you can expose to the sun, that's another thing।
we should have low fat and fiber rich diet. जो fibers हैं वो हमारे डाइट में जो भी हम खाते हैं उसमें, so that we can really do it. Other than this, what is important is that we should not have stress. Sleeping should be proper one, and sleep actually should be adequate. और आती है इंसोम्निया है, अगर आपने योगा करना शुरू किया, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस शुरू किया, do it just before your dinner and go for a walk, and definitely आपका रिलैक्सेशन जो होगा उससे आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स भी काफी नॉर्मलाइज होंगे, एंड इवन ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी आपको हेल्प करती हैं और इवन प्रिवेंट करती हैं कैंसर से. सो वी हैव टू एक्सरसाइज रेगुलरली, मेंटेन अवर बॉडी वेट, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कैंसर, यूट्राइन कैंसर अंदर की तरफ पनपता है, बाहर नहीं दिखाई पड़ता. इसके जो भी एक्चुअली साइंस आते हैं उसको हम अनदेखा नहीं करेंगे, वो भी मैं अभी बताऊंगी आपको. और जो कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिल्स लेते हैं और अनसुपरवाइज तरीके से लेते हैं वो उसे बंद करते हैं, ताकि उसको हम इसके जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकें. One should have timely pregnancy. प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं जो यूट्राइन कैंसर का रिस्क कम करते हैं. तो अब ये सवाल आता है कि हम अगर शुरुआत में या आरंभिक अवस्था में अगर सपोज कहीं पे भी यूट्राइन कैंसर जब किसी को होता है तो थोड़े बहुत कुछ साइंस दिखाई पड़ते हैं. वो साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है हर महिला को उसके बारे में जानना, ताकि ये पता चले कि अगर सपोज ऐसा है तो बिना किसी अपने डॉक्टर से जाके सलाह लेनी चाहिए, और अगर वो स्पेशलिस्ट के पास जाए तो उनको जो है वो बेस्ट एडवांटेज मिल सकती है. जैसे अनयूजुअल ब्लीडिंग हो गई जो मैंने आपको बताया, स्पॉटिंग हो गई यानी थोड़ा सा धब्बा दिखा, और या फिर डिस्चार्ज हुआ जिसमें कि ब्लड स्टेनिंग आ गया, तो टेक इट सीरियसली. ये मत सोचिए कि ऐसे ही आ गया, ये हो सकता है. और अगर कोई महिला जिसको कि मेनोपॉज हो गया उसके बाद में अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो इसको उस समय भी सीरियसली लेना है. ये नहीं सोचना कि महीना बंद हो गया, थोड़ा सा स्पॉट आया है या थोड़ा सा डिस्चार्ज आया है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ऐसी, क्योंकि दर्द नहीं होता. ये समझने की आवश्यकता है कि दर्द नहीं होता इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर नहीं होता. बताना होंगे कि ये सिग्नल्स हैं, ये साइंस हैं, और अगर इसको इग्नोर किया तो हम शुरुआत में कुछ नहीं, लाइट से बाल्टी हल्की हल्की सफल कर सकते हैं. वो हमारी प्रॉब्लम तो थोड़ी देर चला ले फिर बाद में करते हैं. A small request to you all, please put your audio on mute. और अगर सपोज कहीं पे भी आपका जो होता है या ईयरली जो चेकअप होता है उसमें अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है कि यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है वो थोड़ी सी बढ़ी हुई है, पर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है. कभी आपको फील होता है किसी तरह का मास लोअर एब्डोमेन में, तो हो सकता है यूट्रस काफी बड़ा हो जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है. कभी वेट लॉस है या कोई ठीक से भूख नहीं लग रही है तो लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. अगर ये 2-3 हफ्ते तक बनी हुई है इस तरह की प्रॉब्लम्स, इस तरह के सिम्टम्स, तो आपको आगे जाकर के अपना इलाज आवश्यक कैंसर के बारे में बताना, यूटेराइन कैंसर, और चेकअप करवाना चाहिए, और ताकि उसका प्रॉपर डायग्नोसिस और इलाज हो जाए. ये मैं आपको सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर शुरुआत में हम डायग्नोज कर लेते हैं इस डिजीज को तो हम एक्चुअली आजकल हमारा जो फोकस ऑफ अटेंशन है वो ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे दे महिला को. यूजुअली जो सर्जरीज होती हैं यूट्राइन कैंसर की उसमें हमें इतना बड़ा इंसिजन लगाना पड़ता है, और उसी से एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में इतने आ गए हैं, खास तौर पे मिनिमल एक्सेस रोबोट असिस्टेड सर्जरी वेयर यू कैन इंसिजन्स
और पेशेंट जो है जिस दिन सर्जरी होती है उसके दूसरे दिन जो है वो हमारा पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ। अर्ली जब डायग्नोसिस होती है तो हम इस तरह से सर्जरी कर सकते हैं और हमारे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बहुत अच्छी होती है, उनको सर्वाइवल में एडवांटेज भी बहुत अच्छा मिलता है। इसलिए हमें जरूरी है ये पता करना कि क्या सिम्टम्स हैं, क्या हमने अपना चेकअप हर वर्ष बिना किसी प्रॉब्लम के करवाया और ये जानना चाहा कि हाँ किस तरह के रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है जो कि यूट्राइन कैंसर या अदरवाइज। With this, I thank you all. And if you have any questions, रमा जी आपसे ही मैं शुरू करूंगी कि आप जो है वो इसको मॉडरेट कर सकती हैं, और अगर किसी के सवाल हो और अगर मैं कुछ बता सकूं तो आई थिंक आई विल बी वेरी हैप्पी। भाई 5 मिनट बाद ना 5 या 2 मिनट बाद ही पानी होने वाला है, भैया का पानी हो रहा है। हेलो यस हेलो। और अभी हम बहनों से क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, हेलो। अच्छा, इसका भी हल है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मेरे 4 लाख देने हैं, मेरे को 6 लाख दे दो, मैं मुंह बंद कर लूंगा अपना। हेलो नवीन, रिक्वेस्ट प्लीज म्यूट कर दे सबको। मेरा क्या है, मुंह पे मैं टेप लगा दूं। हेलो। तो थोड़ा यूरिन पास हो जाता है और थोड़ा अनइजीनेस की फीलिंग रहती है, तो दैट इज चेक करवाने की जरूरत है हमें। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, ये एक आपका सिम्टम अलग है। मतलब ये है कि आपको अगर सपोज ये प्रॉब्लम है तो क्या होता है कि जब पीरियड बंद हो जाता है, खास तौर पे मेनोपॉज के बाद में, हाँ जी, तो नीचे की जो हमारी मांसपेशियां हैं वो ढीली पड़ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। जब वो ढीली पड़ जाती हैं क्योंकि ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, ओवरी काम नहीं करती, ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो भी टिश्यूज हैं वो सब लूज हो जाते हैं। उसके कारण से जब नीचे ढीलापन आता है तो आपने देखा होगा कि गर्भाशय का रास्ता और यूरिन का रास्ता बिल्कुल पास पास होता है। जब वहां पे ढीलापन आता है तो ऐसा होता है कि से यूरिन जो है वो एक बार में पूरा नहीं निकलता, और वहां पे ढीलेपन के कारण से कुछ कलेक्ट हो जाता है यूरिन। जब आप खड़े होते हैं तो 1-2 बूंद निकल जाता है। ये एक इसके कारण से हो सकता है, जो भी आपने मेरे को कंप्लेन बताई, पर इसका चेकअप भी आपको करवाना चाहिए क्योंकि ये भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पोर्टेंट बनाता है। क्योंकि आपको बार बार लगेगा कि आपको दोबारा से यूरिन जाना है तो आप वापस से यूरिन जाने की कोशिश करेंगे, पर फिर भी ये प्रॉब्लम आएगी। ये प्रॉब्लम अदरवाइज इसको रोकने का एक तरीका है, आप भी इसको कर सकते हैं कि अगर आप वॉक करें, जो मैंने बताया, एक्सरसाइज यानी वॉकिंग एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, हाफ एन आवर ब्रिस्क वॉक आप करते हैं, कैल्शियम विटामिन डी लेते हैं, तो और साथ में कीगल्स एक्सरसाइजेस करते हैं। कीगल्स एक्सरसाइजेस का मतलब ये होता है जब आप किसी भी चेयर पे बैठ जाएं और दोनों पैर आपने जमीन पे रखे हुए हैं, आप अपनी जो भी पेल्विस की मांसपेशियां हैं उनको एकदम से टाइट करें। यानी आप ये सोचें कि आपको जब मार्केट में आप जाते हैं और अगर यूरिन आपको जाना होता है, उसको रोकना है, तो आपको जो एक्सरसाइज करनी होती है, सारी मसल्स को लेकर के यूरिन को रोकना होता है, उसी तरह से एक्टिविटी होती है मसल्स की, पेल्विक मसल्स की, और यूरिन को रोकने की कोशिश करें और उसको ढीला छोड़ें। जितने बार भी आप ये करेंगी, जितने मिनट्स के लिए भी आप ये करेंगी, तो आपके नीचे की मांसपेशियां टाइट होंगी और उससे इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको आप कम कर सकती हैं। पर यहीं पे मैं ये भी बता देना चाहूंगी कि जो प्रॉब्लम होती है इसलिए नहीं दिखाती है। हर महिला को अपना चेकअप साल में 1 बार जरूर करवाना चाहिए, ताकि हमारी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको हम समझ लेते हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वी आर हैप्पी and your specialists are happy and your family is happy. तो एक चेकअप बहुत जरूरी है। And is this related to mental stress also?
मेंटल स्ट्रेस से ये चीज रिलेटेड नहीं होती है। या तो यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, और मेंटल स्ट्रेस से अगर होता है तो आपको फ्रीक्वेंसी यूरिन की बदल जाती है। पर जो सिम्टम आपने बताया वो सिम्टम उससे रिलेटेड नहीं है। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, Hello. अभी आपके पास जो दिख गया उसके बाद- hello doctor. हाँ अब जी, मेरे को सिर्फ वो बात हाँ जी, बताओ डॉक्टर, कि मेरे I'm को 47 next year year old कब आप इसको और मेरे को चलाएंगे? मेनोपॉज तो स्टार्ट ये हो बताओ। गया है। मीन्स कभी 2 महीने पीरियड्स आते हैं, कभी 1 महीना आता है, इस टाइप से। बट जिस मंथ पीरियड नहीं आते हैं, मैंने FSH टेस्ट करा लिया तो इज इन प्रोसेस, मेनोपॉज स्टार्ट हो गया है। तो मेरे को वेजिनल ड्राइनेस बहुत 24 लाख होती है, देती है और Vaginal- उससे ना वेजिनल ड्राइनेस और इतना 25 ज्यादा 25 हैवीनेस लाख फील है, होती है वेजाइना में कि मतलब बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ मैं। अच्छा चलो, ये हो सकता है उससे क्योंकि शिकायत नहीं आपका करेंगे। अगर ये कह- FSH लेवल्स हाई है, दैट मींस यू आर अप्रोचिंग मेनोपॉज। Yes, अब yes. मेरे को 6 लाख दे दो, कब दोगे? फिर वो पीरियड्स कब जो जमा है करोगे? वो आई थिंक somebody has put the mic on, because of that there is some disturbance, please. तो उसकी वजह से एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि वेजाइन आए क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल्स आपके कम हो गए हैं, जिसकी वजह से FSH बढ़ गया है एंड यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स मेनोपॉज। तो जब भी ये ऐसा हो, एक तो चेकअप आपको करवाना चाहिए ताकि ये पता लगे कि नीचे कहीं कोई वेजाइना में इन्फेक्शन तो नहीं है, वेजिनाइटिस तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो कुछ सनाइल चेंजेस अगर हैं तो लोकल आपको नेचुरल एस्ट्रोजन क्रीम दी जा सकती है, जिसकी वजह से लोकली जो एक्शन है उसका, उसमें वेजाइनल बट विदाउट मतलब ये एक मेन कारण हो सकता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और किसी का कोई सवाल? How many times should one get tested, and what are the various tests that you recommend? Okay, I think once in a, if one doesn't have the symptoms, then one can go once in a year for the well women checkup, right? That will What checkup? include the What? gynec examination, gynecological examination also. Well women checkup means health checks. Health checks here we conduct in Fortis Hospital, Gurgaon. There is a separate department for the health check. And that health check means every woman goes through the health checkup, and where all gynecological examination is done, and test is also kept the same. Thank you. Also under Thank the you. ultrasound, so that we can measure the lining inside the uterine cavity. So in order to know that the uterus is healthy, or if you have any symptom or any abnormalities noted, then in that case, for the uterine cancer, as you said, for the uterine cancer, I think we might have to go for endometrial aspiration biopsy if there is some abnormality detected on transvaginal ultrasound. So this is the test which can pick up the uterine cancer. Thank you. I hope I answered your query. Yeah. Thank you so much. Ma'am, I have a question here. Yeah, tell me. Ma'am, I just wanted to know, is there some sort of a vaccine or some sort of, test which can probably, help prevent it in young girls? Like, prevent it in the later stage for a young girl. Prevent it, yeah. Vaccine basically, as I said, that yes, there is a vaccine for the cervical cancer prevention. So cancer of the cervix, that is the mouth of the womb, that can be prevented by the vaccine, that is the HPV vaccine. Okay. And here basically, what you can understand is that any woman who is not sexually active and gets the vaccine will have the maximum protection. Okay. And the maximum protection will be up to 80%, which is, I think, very good for cervical cancer. Yeah, which is huge, which is a lot. Yes. So the Indian, you can say the Pediatric Association has recommended 11 years and above.
above 11 years, any girl can Yes. come forward for the HPV vaccination, and we can prevent the cervical cancer. It's a very good prevention. And if Okay. suppose, but it doesn't actually tells you that they do not require any kind of the screening. Screening means your pep test hai after the sexual contact or Huh. the marriage. Actually, they should go for the regular checkups, regular screening test. Definitely. Because remaining 20% also we just don't want to leave, So it is definitely the younger women or the young girls. So vaccinate Yeah. the young girls. Here, I think I have given my talk, and rather it was broadcast also, that prevent, you can say vaccinate the young girls and Yes. screen their mothers. If we are screening their mothers, means every woman is going for the checkup every year. So that means screen the mothers and vaccinate the young girls. That should be the aim, so that we can really prevent this cervical cancer by 80%. And I think over the period of years, or rather very soon, we can say that we can make the India free from cervical cancer. So what is required is the concept and acceptance by all our women in this country. And ma'am, this I vaccine. hope you understood this. Yes. Thank you so much. HPV. Hello, ma'am. Can you hear me? Want to know more? We are here. Vaccine here also. Yes, we can hear you. Yeah, please tell me. Yeah, there's a question. Hello. Yeah, I'm asking Am I if there's, audible to you? you are audible to me, but am I audible to you? Yeah, I think I'm Okay. able to hear you now. Maybe I'm not able to speak. Have to speak then. Yeah, actually, I'm asking a question. If there is vaginal papilloma, which was diagnosed by like vaginal ultrasound and very small in size, 2 to 3 millimeter only, and the size is stable like for 10 years. And vaginal ultrasound has been done 2 or 3 times during this period. So is it okay or something else can be done? Hello. Is there any symptom? Whatever you have said is the thickness of the endometrium, which is about 3 millimeters, isn't it? Yeah, vaginal ultrasound se we could diagnose that. Yeah, but in what age? What age? group? 50, above 50. Above 50, fine. So No if symptom one at all. doesn't have any symptom of No the symptom at all. then there is no problem. Actually, if there is no symptom and if it is 3 millimeters, then there is no problem at all. Unless you have got the family history. If it is a family No. history, then I think you should visit to the specialist. Without that, I think it's very difficult to answer. But yes, 3 millimeter, if you are asking me that way, there's no problem.